हेलो फ्रेंड्स, अद्विक क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग शुक्ल जी की पुस्तक को देख रहे थे और उसके अंतर्गत अभी जो पुस्तक का अंतिम भाग है काव्य खंड, हम लोग वहां तक आ चुके हैं। काव्य खंड के प्रकरण 3 का भाग 1 हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। आज हम लोग इसके भाग 2 को यहाँ पर देखने वाले हैं। ये प्रकरण बहुत लंबा था फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इसको 2 भाग में बनाने का सोचा था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये शुरू होता है हमारा पंडित रामचरित उपाध्याय जी से। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपने पिछला प्रकरण नहीं देखा है तो आप इसको देखकर ही इसको देखें, तभी आप इसको रिलेट कर पाएंगे। ठीक है। रामचरित उपाध्याय, इनका जो जन्म काल है वो 1872 से 1938। ये संस्कृत के अच्छे पंडित थे और पहले पुराने ढंग की हिंदी कविता की ओर रुचि थी। द्विवेदी जी के प्रोत्साहन से सरस्वती पत्रिका में अपनी रचनाएं भेजने लगे थे। देवदूत, देवसभा, देवी द्रौपदी, भारत भक्ति, विचित्र विवाह इत्यादि अनेक कविताएं उन्होंने खड़ी बोली में लिखी हैं। रामचरित चिंतामणि, जो कि 1920 में आई थी, नामक एक बड़ा प्रबंध काव्य भी उन्होंने लिखा है, जिसके कई एक प्रसंग बहुत सुंदर बन पड़े हैं, जैसे अंगद रावण संवाद। भाषा उनकी साफ होती थी और वैदग्ध के साथ चलती थी। अंगद रावण संवाद की कुछ पंक्तियां देखिए। कुशल रहना यदि है तुम्हें दनुज, तो फिर गर्व न कीजिए, शरण में गिरिए रघुनाथ के, निकल के बल केवल राम है। तो ये पंक्ति हो गई रामचरित उपाध्याय जी की। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से जो याद रखने की बातें हैं, तो इनकी रचनाएं याद रखनी है, इनका जन्म काल विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है। रामचरित चिंतामणि 1920 में आई थी, ये याद रखना है। नाम से पता चल जा रहा है इनका है, लेकिन 1920 में आया था, ये बात ध्यान में रखना है। और ये एक प्रबंध काव्य है, तो ये कुछ बातें यहाँ से हमें ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगले हैं पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न। इनका जन्म काल है 1881 से लेकर के 1968। गोल्ड स्मिथ के हर्मिट का, जो कि एकांतवासी योगी नाम से श्रीधर पाठक जी ने अनुवाद किया था, इसका इन्होंने संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया है। ठीक है। देखिए, जो गोल्ड स्मिथ का हर्मिट जो रचना है, उसका एकांतवासी योगी नाम से श्रीधर पाठक ने हिंदी में अनुवाद किया था, इसका ही इन्होंने संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कभी बना नहीं है, हो सकता है कि बन जाए। रविंद्र बाबू की गीतांजलि का हिंदी पद्यों में इनका अनुवाद बहुत पहले निकला था। माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का, यहाँ पर सर्गों होगा, 2 सर्गों का अनुवाद हिंदी माघ के नाम से उन्होंने सन 1928 में किया था। तो ये 2-3 बातें याद रखनी है। ठीक है। एक तो हर्मिट का इन्होंने संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया, गीतांजलि जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है, तो बंगला भाषा में है, और उसका इन्होंने हिंदी में किया था। और माघ का जो शिशुपाल वध है, संस्कृत में कवि माघ हैं, उनकी जो रचना है शिशुपाल वध, उसके 2 सर्गों का इन्होंने हिंदी माघ के नाम से अनुवाद किया था। ठीक है। तो ये कुछ बातें याद रखनी है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जितने भी कवियों को पढ़ रहे हैं, लेखकों को पढ़ रहे हैं, उनके जन्म काल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है। बहुत जो प्रसिद्ध हैं उनके तो कई बार रिपीट करके पूछे जा चुके हैं, अब कुछ जिनके नहीं पूछे गए हैं उनके भी आ रहे हैं, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है। अगले देखिए हैं लोचन प्रसाद पांडे, 1887 से 1959। पांडे जी बहुत छोटी अवस्था से कविता करने लगे थे। सन 1905 से इनकी कविताएं सरस्वती तथा और मासिक पत्रिकाओं में निकलने लगी थी। इनकी रचनाएं कई ढंग की हैं, कथा प्रबंध के रूप में और फुटकल प्रसंग के रूप में भी। इनकी रचनाएं देखिए, मृगी दुखमोचन में इन्होंने खड़ी बोली के सवैयों में एक मृगी का अत्यंत दारुण परिस्थिति का वर्णन सरस भाषा में किया है, जिससे पशुओं तक पहुंचने वाली इनकी व्यापक और सर्वभूत दयापूर्ण काव्य दृष्टि का पता चलता है। इनका हृदय कहीं कहीं पेड़ पौधों तक की दशा का मार्मिक अनुभव करता पाया जाता है। यह भावुकता इनकी अपनी है। इसकी कुछ पंक्तियां देखिए, यहाँ पर मृगी दुख मोचन से मैंने यहाँ पर कुछ पंक्तियां डाली हुई हैं। फ्रेंड्स देखिए, इनका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मृगी दुख मोचन। तो इसकी पंक्ति है, चढ़ जाते पहाड़ों में जाके, कभी कभी झाड़ों के नीचे फिरे बिचरे, कभी कोमल पत्तियां खाया करे, कभी मीठी हरी हरी घास चरे, सरिता जल में प्रतिबिंब लखे निज, शुद्ध कहीं जलपान करे, कहीं मुग्ध हो झरझर निर्झर से, तरु कुंज में जा तप ताप हरे। तो
फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि ये तो बड़ी आसान सी पंक्ति है और पढ़ते ही समझ में आ जा रहा है कि मृगी दुखमोचन की है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है कि पढ़ कर के समझ में आ रहा है। लेकिन कभी अगर ये पंक्ति देगी तो मुझे जहाँ तक लगता है कि और ऑप्शंस में कुछ ऐसे नाम दिए जाएंगे जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करें। जैसे कि भारतेंदु जी की एक रचना है बकरी विलाप, ठीक है, हो सकता है कि मृगी दुखमोचन के साथ उसको भी डाल दिया जाए बकरी विलाप, तो वहां पर हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। तो एक बार अगर पढ़े रहेंगे तो हम लोग इसको कर ले जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ तक तो उन कवियों का उल्लेख हुआ जिन्होंने द्विवेदी जी के प्रोत्साहन से अथवा उनके आदर्श के अनुकूल रचनाएं की, पर इस द्वितीय उत्थान के भीतर अनेक ऐसे कवि भी बराबर अपनी वाग्धारा बहाते रहे जो अपना स्वतंत्र मार्ग पहले से निकाल चुके थे और जिन पर द्विवेदी जी का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब आगे जो है द्विवेदी मंडल के बाहर के जो कवि हैं हम लोग उनको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये भी एक तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन है जो द्विवेदी जी के प्रभाव से मुक्त कवि हैं या द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं, ठीक है। तो आगे देखिए ध्यान से, राय देवी प्रसाद पूर्ण, इनका जो जन्म काल है वो है 1868 से 1915। भारतेंदु, प्रेमघन आदि प्रथम उत्थान के कवियों के समान पूर्ण जी में भी देशभक्ति और राजभक्ति का समन्वय पाया जाता है। बात यह है कि उस समय तक देश के राजनीतिक प्रयत्नों के में अवरोध या विरोध का बल नहीं आया था और लोगों की पूरी तरह धड़क नहीं खुली थी। अतः उनकी रचना में यदि एक और स्वदेशी पर देशभक्तिपूर्ण पद मिले और दूसरी ओर सन 1911 वाले दिल्ली दरबार के ठाट बाट का वर्णन, तो आश्चर्य न करना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो बातें लिखी हैं वो ये कहना चाहते हैं कि जो देशभक्ति और राजभक्ति, ठीक है, तो उस समय के हिसाब से दोनों चीजें एक कैसे हो सकती थी? नहीं हो सकती थी, क्योंकि अगर कोई देशभक्त है तो वो राजभक्त नहीं हो सकता, क्योंकि अंग्रेजों का समय था वो। लेकिन इनकी जो रचना है उसमें ये दोनों चीजें मिलती हैं। उसको यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है कि लोगों की धड़क जो है पूरी तरह से खुली नहीं थी, लोग खुल करके विरोध नहीं कर पाते थे सरकार का, ठीक है। तो कभी कभी उनकी तारीफ में भी कुछ बातें लिखनी पड़ती थी उनको, तो उससे उनकी राजभक्ति दिखती थी। लेकिन अंततः उनके मन में जो है वो देशभक्ति भी थी, अपने देश को वो आजाद तो कराना चाहते ही थे, ठीक है। तो वही बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। आगे देखिए, प्रथम उत्थान के कवियों के समान पूर्ण जी पहले नूतन विषयों की कविता भी ब्रज भाषा में करते थे, ठीक है। ब्रज भाषा की एक उदाहरण देखिए, विगत आलस की रजनी आई, रुचिर उद्यम की द्युति छह गई, उदित सूरज है नव भाग को, अरुण रंग भय अनुराग को, तजी बिछौनन को अब भागिए, भारत खंड प्रजागण जागिए। तो फ्रेंड्स, ये जो पंक्ति है हो सकता है ऐसे न दे कि ये किसकी पंक्ति है, पर कभी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि 2 लाइन दे के पूछी जा सकती है कि ये किस भाषा में लिखी गई है, ठीक है। तो ये ब्रज भाषा की पंक्ति है इनकी, ठीक। आगे देखिए, खड़ी बोली की कविता का प्रचार बढ़ने पर बहुत सी रचना उन्होंने खड़ी बोली में भी की, जैसे अमलतास, वसंत वियोग, स्वदेशी कुंडल जो कि 1910 में आया था, नए सन का स्वागत, नवीन संवत्सर का स्वागत इत्यादि। स्वदेशी, देशोद्धार आदि पर उनकी अधिकांश रचनाएं इतिवृत्तात्मक पद्यों के रूप में हैं। वसंत वियोग जो कि इनका 1912 में आया था, में बहुत बड़ी कविता है। वसंत वियोग बहुत बड़ी कविता है जिसमें कल्पना अधिक सचेष्ट मिलती है। उसमें भारत भूमि की कल्पना एक उद्यान के रूप में की गई है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस रचना में भारत भूमि की जो कल्पना है वो एक उद्यान के रूप में की गई है। तो वसंत वियोग में ऐसी कल्पना की गई है। आगे देखिए, पूर्ण जी की कविताओं का जो संग्रह है वो पूर्ण संग्रह के नाम से प्रकाशित हो चुका है। उनकी खड़ी बोली की रचना के कुछ उदाहरण देखिए। ये खड़ी बोली की के उदाहरण है। नंदन वन का सुना नहीं है किसने नाम, मिलता है जिसमें देवों को भी आराम, उसके भी बासी सुखरासी, उग्र हुआ यदि उनका भाग, आकर के इस कुसुमाकर में करते हैं नंदन रुचि त्यागी। अगला है, कर देते हैं बाहर भुनगों का परिवार, तब करते हैं कीश उटुंबर का आहार, पक्षी गृह विचार तरुगण को नहीं हिलाते हैं गज वृंद, हंस भृंग हिंसा के भय से छाते नहीं बंद अरविंद। आगे है नाथुराम शर्मा शंकर। इनका जन्म काल है 1859 से 1932। ये अपना उपनाम शंकर रखते थे और पद्य रचना में अत्यंत सिद्धहस्त थे। गर्भरंडा रहस्य नामक एक बड़ा
यहाँ पर बड़ा होगा। बड़ा प्रबंध काव्य उन्होंने विधवाओं की बुरी परिस्थिति और देव मंदिरों के अनाचार दिखाने के उद्देश्य से लिखा था। उनका एक पद्य देखिए। फैल गया हुड़दंग होलिका की हलचल में, फूल फूल कर फाग फला महिला मंडल में, जननी भी तजलाज बनी ब्रज मक्खी सबकी, पर मैं पिंड छुड़ाए जवनिया में जा दबकी। ठीक है, तो ये जो गर्भरंडा रहस्य से ये पंक्ति ली गई है, नाथूराम शर्मा शंकर जी की है। आगे देखिए, फबतियां और फटकार इनकी कविताओं की एक विशेषता है। फैशन वालों पर कही हुई ईश गिरिजा को छोड़ी ईशु गिरिजा में जाए वाली प्रसिद्ध फबती इनकी ही है। तो ये जो पंक्ति है ये इनकी पंक्ति है, बोल्ड करके मैंने यहाँ पर लिखी है, महत्वपूर्ण लगी मुझे। ठीक है, और ये वाली लाइन भी जो फ्रेंड्स है, फबतियां और फटकार इनकी कविताओं की विशेषता है। तो हो सकता है कि सिर्फ ये लाइन ही कभी दे करके पूछी जा सकती है कि किसके बारे में ये बात कही गई है, तो ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे आइए। पंडित गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी 1883 से 1972, ये हिंदी के एक बड़े ही भावुक और सहृदय कवि हैं। ये पुरानी और नई दोनों चाल की कविताएं लिखते हैं। इनकी बहुत सी कविताएं त्रिशूल के नाम से निकली हैं। इनकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हैं, प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन। इस मैदान में भी इन्होंने अच्छी सफलता पाई है। एक पद नीचे दिया जाता है, देखिए। तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ, तू है महासागर अगम मैं एक धारा क्षुद्र हूँ, तू है महानद तुल्य तो मैं एक समान हूँ, तू है मनोहर गीत तो मैं उसकी तान हूँ। ठीक है, तो मैं एक उसकी तान हूँ। तो ये जो पंक्ति है ये शुक्ल सनेही जी की है। आगे फ्रेंड्स, आगे राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही है। इनकी एक और बड़ी ही प्रसिद्ध सी लाइन है जो कि क्वेश्चन बनती है, टीजीटी पीजीटी वगैरह में आया हुआ पंक्ति है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ये जो पंक्ति है ये भी शुक्ल सनेही जी की है और एक महत्वपूर्ण पंक्ति, हो सकता है कभी क्वेश्चन के रूप में आ जाए। ठीक है, आगे हैं राम नरेश त्रिपाठी। इनका जन्म काल है 1889 से 1962। त्रिपाठी जी का नाम भी खड़ी बोली के कवियों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। भाषा की सफाई और कविता के प्रसाद गुण पर इनका बहुत जोर रहता है। काव्य क्षेत्र में जिस स्वाभाविक स्वच्छंदता का आभास पंडित श्रीधर पाठक ने दिया था, उसके पथ पर चलने वाले द्वितीय उत्थान में त्रिपाठी जी ही दिखाई पड़े। मिलन 1917 में आई थी, पथिक 1920 में और स्वप्न 1929 नामक इनके तीनों खंड काव्यों में इनकी कल्पना ऐसे मर्म पथ पर चलती है जिस पर मनुष्य मात्र का हृदय स्वभावतः ढलता आया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पुस्तक में इन 3 पुस्तकों की इनकी चर्चा थी, 3 रचनाओं की, लेकिन इनकी एक और रचना है मानसी नाम से, जो कि 1927 में आई थी। यहाँ पर होना चाहिए था, मानसी 1927 में आई थी। ठीक है, तो वो भी महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है। और इनकी 4 रचनाएं ही हैं यहाँ पर हैं। देखिए, मिलन, पथिक और एक मानसी है जो कि 1927 में आई थी, और स्वप्न है। पुस्तक में नहीं था, चूंकि हम लोग पुस्तक को देख रहे हैं तो इस वजह से मैंने यहाँ पर नाम उसका नहीं डाला। शुक्ल जी ने नहीं बुक में लिखा था तो मैंने भी नहीं यहाँ पर डाला, बट उनकी पुस्तक है। ठीक, और उसको याद करने का तरीका क्या है, मैंने बनाया था ट्रिक एक, मिलन हुआ पथिक से, मानसी का स्वप्न में। ठीक है, मैंने ऐसे याद किया है, मिलन हुआ पथिक से, मानसी का स्वप्न में। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ बीच में मानसी रचना होगी, 1927 में आई थी वो। ठीक है, एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा। आगे आइए। ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं के भीतर न बंधकर अपनी भावना के अनुकूल स्वच्छंद संचरण के लिए कवि ने नूतन कथाओं की उद्भावना की है। स्वदेश भक्ति की जो भावना भारतेंदु के समय से चली आती थी, उसे सुंदर कल्पना द्वारा रमणीय और आकर्षक रूप त्रिपाठी जी ने ही प्रदान किया। त्रिपाठी जी के उपयुक्त तीनों काव्य देशभक्ति के भाव से प्रेरित हैं। देशभक्ति का रसात्मक रूप त्रिपाठी जी द्वारा प्राप्त हुआ, इसमें संदेह नहीं। त्रिपाठी जी ने भारत के प्रायः सभी भागों में भ्रमण किया है, इससे इनके प्रकृति वर्णन में स्थानगत विशेषता अच्छी तरह आ सकी है।
इनके पथिक जो रचना है उसमें दक्षिण भारत के रम्य दृश्यों का बहुत विस्तृत समावेश है। इसी प्रकार इनके स्वप्न में उत्तराखंड और कश्मीर की सुषमा सामने आती है। प्रकृति के किसी खंड के संश्लिष्ट चित्रण की प्रतिभा इनमें अच्छी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये दोनों बातें भी ध्यान में रखनी है। पथिक में क्या है, दक्षिण भारत का के रम्य दृश्यों का जो है समावेश किया है इन्होंने, और स्वप्न में क्या है, उत्तराखंड और कश्मीर की सुषमा है। दोनों बात ध्यान में रखने की है। आगे देखिए, स्वप्न नामक खंड काव्य तृतीय उत्थान काल के भीतर लिखा गया है, जबकि छायावाद नाम की शाखा चल चुकी थी। इससे उस शाखा का भी रंग कहीं कहीं उनके भीतर झलक मारता है। जैसे अब देखिए फ्रेंड्स, आगे जो पंक्तियां दी हुई हैं ये स्वप्न से ली गई पंक्ति हैं, और इसमें किस प्रकार से छायावाद की जो झलक है वो किस प्रकार से है उसको हम लोग यहाँ पर समझते हुए इसको पढ़ेंगे। देखिए पंक्ति कुछ इस प्रकार है। प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। तो फ्रेंड्स ये पंक्ति महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आई हुई पंक्ति है, नेट के एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि ये पंक्ति किसकी है। आगे देखिए इसके बारे में क्या लिखा है। अतः उस काव्य को लेकर देखने से थोड़ी थोड़ी इनकी सब प्रवृत्तियां झलक जाती हैं। उसके आरंभ में हम अपनी प्रिया में अनुरक्त वसंत नामक एक सुंदर और विचारशील युवक को जीवन की गंभीर वितर्क दशा में पाते हैं। दूसरी ओर समाज के असंख्य प्राणियों का कष्ट क्रंदन उसे उद्धार के लिए बुलाता जान पड़ता है। दोनों पक्षों के बहुत से सजीव चित्र बारी बारी से बड़ी दूर तक चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है ना कि ये जो पंक्तियां हैं इसमें शुरू में कोई जो कल्पना किस प्रकार से की गई है कि कोई वसंत नामक एक सुंदर युवक है जो कि अपनी प्रिया में अनुरक्त है, और बीच बीच में उसको जीवन की जो गंभीर वितर्क दशा होती है उसमें भी वो चला जाता है। ठीक है, वो अपनी प्रिया में अनुरक्त है, लेकिन साथ ही जो जीवन की जो गंभीर दशाएं होती हैं उसमें भी उसका ध्यान जाता रहता है। एक तरफ से उसको ऐसा भी महसूस होता है कि जो प्राणी कष्ट में है वो उसको बुला रहे हैं, उसके उद्धार करने के लिए उसको बुलाते जान पड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की इसमें कल्पना की गई है। आगे देखिए, फिर उस युवक के मन में जगत और जीवन के संबंध में गंभीर जिज्ञासाएं उठती हैं। जीवन के इस नाना रूपों का उद्गम कहाँ है? सृष्टि के इन व्यापारों का अंतिम लक्ष्य क्या है? यह जीवन हमें क्यों दिया गया है? इस प्रकार के प्रश्न उसे व्याकुल करते रहते हैं, और कभी कभी वह सोचता है, आगे देखिए क्या सोचता है, इसी तरह की अमित कल्पना के प्रवाह में मैं निशिवासर बहता रहता हूँ विमोहवश, नहीं पहुंचा कहीं तीर पर। रात दिवस की बूंदों द्वारा तन घट से परिमित यौवन जल है निकला जा रहा निरंतर, यह रुक सकता नहीं एक पल। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो स्वप्न नामक जो रचना है इनकी राम नरेश त्रिपाठी जी की, उसमें किस प्रकार की कल्पना की गई है। शुरू की पंक्तियां देखिए, इसको पढ़ करके ऐसा लगता है कि कोई युवक है जो कि अपनी प्रिया में अनुरक्त है। बाद की जो पंक्तियां हैं इसको देखिए पढ़ करके क्या लगता है कि यहाँ पर लिख रहा है ना कि इसी तरह की अमित कल्पना के प्रभाव में। किस तरह की अमित कल्पना? यही सारी कल्पनाएं कि जगत का जो उद्गम है वो कहाँ से है, सृष्टि का जो अंतिम लक्ष्य है वो सब क्या है। तो इस तरीके की कल्पना में डूबा हुआ सा कोई युवक अपने आप को महसूस करता है। तो छायावाद की झलक इनकी इस रचना में मिलती है। ये सारी पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि एग्जाम में ऐसा दे कि ये पंक्तियां दे करके कुछ क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि इसमें कवि जो है किस तरीके की कल्पना की बात कर रहा है। ठीक है, और यहीं से कुछ पंक्तियां उठा करके दे दी जाए कि वो क्या वो इन चीजों के बारे में विचार कर रहा है, या फिर कुछ अलग लाइनें दे दी जाएं, तो इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे कि क्या है इसमें। ठीक है, आगे देखिए, त्रिपाठी जी की एक प्रसिद्ध और पंक्ति है यहाँ पर देखिए, मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था, यहाँ पर था होगा, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में, बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, मैं देखता तुझे था माशूक के बदन में। तो ये इनकी बड़ी ही प्रसिद्ध सी एक कविता है, इनकी अच्छी कविता है। तो ये पंक्तियां भी महत्वपूर्ण हैं। आगे हैं स्वर्गीय लाला भगवान दीन 1866 से 1930।
दीन जी के जीवन का प्रारंभिक काल उस बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ जहां देश की परंपरागत पुरानी संस्कृति अभी बहुत कुछ बनी हुई है। पहले वे ब्रजभाषा में पुराने ढंग की कविता करते थे। पीछे लक्ष्मी के संपादक हो जाने पर खड़ी बोली की कविता लिखने लगे। खड़ी बोली में उन्होंने वीरों के चरित्र लेकर बोलचाल की कड़कड़ाती भाषा में जोशीली रचना की। इस ढंग पर उनके 3 काव्य निकले हैं, वीर छत्राणी, वीर बालक और वीर पंचरत्न। इनकी रचना का एक उदाहरण देखिए। वीरों की सुमाताओं का यश जो नहीं गाता, वह व्यर्थ सुकवि होने का अभिमान जनाता। जो वीर सुयश गाने में है ढील दिखाता, सब वीर किया करते हैं सम्मान कलम का। वीरों का सुयश गान है अभिमान कलम का। तो ये लाला भगवान दीन की पंक्ति है। आगे देखिए, पंडित रूप नारायण पांडे 1884 से 1958। पांडे जी ने यद्यपि ब्रजभाषा में भी बहुत कुछ कविता की है, पर इधर अपनी खड़ी बोली की कविताओं के लिए ये अधिक प्रसिद्ध हैं। इनके विषय के चुनाव में ही भावुकता टपकती है, जैसे दलित कुसुम, विहंगम, आश्वासन। इनकी कविताओं का संग्रह पराग के नाम से प्रकाशित हो चुका है। आगे है सत्यनारायण कविरत्न 1880 से 1918। खड़ी बोली की खरखराहट के बीच वियोगी हरि के समान स्वर्गीय पंडित सत्यनारायण कविरत्न की ब्रज की मधुर वाणी सुनाते रहे। रीतिकाल के कवियों की परंपरा पर न चलकर वे या तो भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवियों के ढंग पर चले हैं अथवा भारतेंदु काल की नूतन कविता की प्रणाली पर। ब्रजभूमि और ब्रजपति का प्रेम उनके हृदय की संपत्ति थी होगा यहाँ पर। इंदौर के पहले साहित्य सम्मेलन के अवसर पर ये मुझे वहां मिले थे, यानी शुक्ल जी को ये मिले थे। वहां की अत्यंत काली मिट्टी देख वे बोले, या माटी तो हमारे कन्हैया न खाते। ठीक है, तो ये वाली पंक्ति शुक्ल जी से सत्यनारायण कविरत्न ने कही है। अंग्रेजी की ऊंची शिक्षा पाकर भी उन्होंने अपनी चाल ढाल ब्रजमंडल के ग्रामीण भलमानसों की ही रखी। धोती, बगलबंदी और दुपट्टा, सिर पर एक गोल टोपी, वही उनका वेश था। कविरत्न जी की फ्रेंड्स जो प्रिंटिंग मिस्टेक है उस पर आप लोग प्लीज मत जाइएगा, जो मैं बोल रही हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कविरत्न होगा। कविरत्न जी की बड़ी कविताओं में प्रेम कली और भ्रमर दूत विशेष उल्लेख योग्य है। भ्रमर दूत में यशोदा ने द्वारका में जा बसे हुए कृष्ण के पास संदेश भेजा है। उसकी रचना नंददास के भ्रमर गीत के ढंग पर की गई है। ठीक है, तो ये प्रश्न बन सकता है कि भ्रमर दूत की जो रचना है वो किस पर की गई है? नंददास का जो भ्रमर गीत है उस पर इन्होंने भ्रमर दूत की रचना की है। पर अंत में देश की वर्तमान दशा और अपनी दशा का भी हल्का सा आभास कवि ने दिया है। सत्यनारायण जी की रचना के कुछ नमूने देखिए। अलबेली कहू बेली द्रुमन सो लिपटी सुहाई, धोए धोए पातन की अनुपम कमनाई। चातक शुक कोयल ललित, बोलत बोलत मधुरे बोल, कूकी कूकी केकी कलित, कुंजन करत कलोल। तो ये इनकी एक पंक्ति है। और अगली है, जे तजी मातृभूमि सो ममता होत प्रवासी, तिन्हें विदेश तंग करत दय विपदा खासी। नारी शिक्षा अनादरत, जे लोग अनारी, ते स्वदेश अवनति प्रचंड पातक अधिकारी। तो ये पंक्ति भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्त्री विमर्श वगैरह हमारे सिलेबस में है, तो यहाँ पर स्त्री शिक्षा की बात इन्होंने कही है, तो ये पंक्ति भी महत्वपूर्ण बनती है। तो फ्रेंड्स, ये प्रकरण हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है, प्रकरण 3। अब इस पुस्तक का सिर्फ एक प्रकरण बचा हुआ है, प्रकरण 4, उसको भी हम लोग जल्दी ही पूरा कर लेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।